Hey guys, good evening and welcome to देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, लगातार चैनल पे टेस्ट सीरीज चल रही है। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पे। देखिए, मैंने आपके लिए जो शेड्यूल तय किया था, जो टाइम टेबल आपके लिए बनाया था मंडे टू सैटरडे का, उसी तर्ज पर हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और आज है वेडनेसडे, और वेडनेसडे को जो हम क्लास देखते हैं वो होती है जीएस की क्लास, यानी कि जनरल स्टडीज़ की। और यहाँ से 30 से 32 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी एग्जाम में, ठीक है। बाकी 7-8 क्वेश्चन रीजनिंग के आयोग बना देता है, और उसमें 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी होते हैं। तो 40 के जीएस में सभी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। तो उत्तराखंड सामान्य हिंदी लगातार जो सेशन चल रहे हैं काफ़ी बेनिफिशियल है अपकमिंग एग्जाम के लिए। वहीं मैं बात करूं, जो जीएस वाली टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आपका ना केवल उत्तराखंड ग्रुप सी, उसके अलावा जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम देते हैं लाइक एसएससी के, रेलवे के या अन्य कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे जीएस के क्वेश्चन बनते हैं, उसके लिए भी बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आज भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। थोड़ा सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, और साथ ही देखिए, सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि चैनल पर हम आपके लिए इससे भी बेहतर कंटेंट को लगातार उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध रहें, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपके लाइक शेयर करने से और आपके कमेंट करने से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें भी, और हम हमेशा प्रेरित होते हैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। आज है जीके टेस्ट 79। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, गरीबी की संस्कृति का विचार किसने प्रस्तुत किया था। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो गरीबी की संस्कृति का जो विचार था, ये सबसे पहले ये प्रस्तुत करने वाले जो व्यक्ति थे इनमें, इनका नाम है ऑस्कर लुइस, यानी कि ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। ऑस्कर लुइस के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। कल्चर ऑफ प्रॉवर्टी, कल्चर ऑफ प्रॉवर्टी बोलेंगे, ठीक है। ये आइडिया सबसे पहले ऑस्कर लुइस ने यहाँ पे प्रेजेंट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है। ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो देखिए, कोई भी अगर विधेयक पेश किया जाता है, ये धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय जो लेता है वो लेता है लोकसभा स्पीकर, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, लोकसभा के स्पीकर इसका डिसीजन लेते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वर्तमान समय में लोकसभा स्पीकर कौन है, ठीक है। कमेंट में बताइए मुझे, लोकसभा स्पीकर कौन है वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सेशन को आप लोग शेयर भी कर दीजिए। निम्न में से किस समिति ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था, ठीक है। क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इनमें से कौन सी समिति थी जिसने केवल मात्र जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया, यानी कि सर्वे हुआ, और सर्वे में इस समिति ने यह पाया कि जिस तबके में पोषक तत्वों की कमी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशंस की लैकनेस है, उसको मान लीजिए क्या, गरीबी रेखा से नीचे, बिलो टू पॉवर्टी लाइन, यानी कि बीपीएल। तो ये समिति थी हमारी अलग समिति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अलग समिति, ठीक है। ऑप्शन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय कई बार चर्चा में रहता है, आपने पढ़ा होगा, तभी मैं बोलता हूँ डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट आपके जीएस पावर को ना और ज़्यादा एम्पावरमेंट करती है, ठीक है। तो आपको हमेशा जीएस को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल वाला पेज होता है, और साथ ही जो लास्ट पेज होता है हर न्यूज़पेपर में, जिसमें इंटरनेशनल न्यूज़ ज़्यादा होती है और कुछ इवेंट के बारे में भी बताया जाता है, तो वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उससे आपकी जीएस की समझ भी बढ़ती है, और उससे आपकी, अगर आप पीसीएस या आईएएस लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करें तो मेंस राइटिंग स्किल में भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो प्रवर्तन निदेशालय जिसको हम बोलते हैं ईडी, ईडी के छापे पड़े कई बार सुनते हैं ना आप अखबार में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, ईडी। और इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। देखिए, ईडी का काम एक हिसाब से मान लीजिए जैसा कि आपका लगभग हमारा सीबीआई है, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे हमारे दूसरा जैसे इनकम टैक्स विभाग है, तो सडनली जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, खासकर हमारे जो आउटसाइड वाले ट्रांजैक्शन होते हैं, फॉरेन ट्रांजैक्शन, इसके अलावा कुछ बड़े ऐसी खबर आती है घपलेबाजी की, तो वहाँ पे भी प्रवर्तन निदेशालय उस जगह पे जाके अपनी जांच वगैरह करता है, ठीक है। समन आता है पहले। तो ये बहुत मतलब सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ मैं, वैसे इसकी अगर पारिभाषिक शब्दावली के हिसाब से मैं डेफिनेशन दूँ तो थोड़ा अलग होगी। सिंपली आप समझ जाइए, एक ऐसा विभाग है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स ला चैपल 1748 की
संधि के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आपने राइट बताना है कौन सा है। अबाउट किसके बारे में? एक्स-ला-चैपल ट्रीटी जो कि 1748 में हुई थी। बताइए जल्दी, आप थोड़ा टाइम देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए और 2 दोनों सही है इसमें, ठीक है। एक्स-ला-चैपल जो ट्रीटी हुई थी 1748 की, इससे पहले कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाती है। फर्स्ट जो कर्नाटक बैटल था, वॉर था, वो खत्म हो जाता है और ब्रिटिशर्स को फिर से मद्रास वापस मिल जाता है, ठीक है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही है, स्टेटमेंट 1 और 2 सही, दोनों सही है, इनके ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषण तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? कोई भी देखिए एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के जो विभिन्न घटक होते हैं वहाँ से जो पोषण तत्वों का वितरण है या गुजरना क्या कहलाएगा? ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र अगर अच्छे से आपने पढ़ा तब इसका आंसर दे पाएंगे। थोड़ा कठिन क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रम, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है इसमें, पारिस्थितिक अनुक्रम बोला जाता है इसको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश धुरी राष्ट्रों में शामिल नहीं था पूछ रहा है। अब देखिए धुरी राष्ट्रों का यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो ये बात कौन सी चल रही है? बात भाई सिंपली चल रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विश्व 2 खेमों में बट गया था। एक तरफ हमारे धुरी राष्ट्र थे, दूसरी तरफ हमारे मित्र राष्ट्र थे, अलायंस नेशन, ठीक है। भारत जो था मित्र राष्ट्र का हिस्सा था उसमें, क्योंकि ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों में ही शामिल था। धुरी राष्ट्रों में जो प्रमुख देश थे वो थे जर्मनी के साथ साथ इटली और इसके साथ साथ जापान, ठीक है, और हंगरी, ठीक है। हंगरी के अलावा जो भी उसमें रोमानिया, ये सभी कंट्रीज उसमें छोटे छोटे ये भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। बट दिए गए विकल्पों में बेल्जियम जो था ये धुरी राष्ट्रों में शामिल नहीं था। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, बेल्जियम, ठीक है। जिसने ए दिया है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन सी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था? ठीक है, वैसे सर्वाधिक शब्द भी क्वेश्चन में होना चाहिए था। बौद्ध धर्म का जो प्रचार है इसके लिए सबसे ज़्यादा यूज की गई थी उसमें पाली भाषा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब आप बोलेंगे ठीक है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा बहुत यूज में थी, तो जो हमारा देहरादून का शिलालेख अशोक का कालसी वाला वो तो प्राकृत भाषा में, हाँ बिल्कुल प्राकृत में है। देखिए जिस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपने पांव पसार रहा था पूरे एशिया में, उस समय जनमानस की जो भाषा थी भारत में खासकर वो पाली और प्राकृत ही थी। लोगों को संस्कृत का कम ज्ञान था, केवल उच्च तबके के लोगों को ही संस्कृत की नॉलेज थी, लेकिन पाली प्राकृत सभी जन बोल सकते थे, इसलिए ज़्यादातर शिलालेख इन्हीं भाषाओं में, लेकिन बौद्ध के ज़्यादातर पाली में आपको मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। चटगांव शस्त्रागार धावा निम्न में से किस महान क्रांतिकारी के द्वारा किया गया था? तो चटगांव देखिए वर्तमान तो बांग्लादेश में है ये चटगांव। यहाँ पर देखिए क्योंकि बांग्लादेश पहले हमारा ही तो हिस्सा था ना, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल आज भी हमारे पास है, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन गया। तो यहाँ पर चटगांव में उस समय ब्रिटिशर्स का जो शस्त्रागार था, ऑर्डिनेंस जो था, वहाँ पे हमारा क्या किया, हमला कर दिया एक क्रांतिकारी ने, और इनका नाम था मास्टर सूर्यसेन, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका, मास्टर सूर्यसेन। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब लाया गया था? देखिए इंडियन आर्म्स एक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश थोड़ा क्या हो गए, सहम गए, यानी कि थोड़ा वो सतर्क भी हो गए हिसाब से, और उनको लगा यार भारत में बहुत से लोगों के पास हथियार वगैरह हैं, तो उन्होंने क्या किया, भारतीय शस्त्र अधिनियम को पारित किया गया लाइसेंस के बहाने चेक करने के लिए कि कितने लोगों के पास हथियार वगैरह हैं, ये काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। हमने उत्तराखंड के इतिहास में ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में पढ़ा था, हेनरी रैमजे ने इसको अपने वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया पहले, क्योंकि हेनरी रैमजे बोलता था कि लोग मुझ पे इतना विश्वास और प्यार करते हैं, मैं उनको ये चीज़ें नहीं थोप सकता, ठीक है। तो लेकिन भारत के संदर्भ में बात करते हैं, भारत के संदर्भ में ये जो एक्ट आया था 1878 में आया था, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो जाएगा, 1878 में आया था ये, ठीक है। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा आपका तो आप बता देना। जैसे कल हिंदी वाली टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन में डाउट था बहुत लोगों को, पश्च स्वर और अग्र स्वर, जिस दिन हिंदी का सेशन होगा उस दिन मैं क्लियर कर दूंगा उस टॉपिक को, ठीक है। वो क्वेश्चन ही गलत था वो। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है? तो देखिए जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, इसको प्रकाशित करने वाला मंत्रालय है फाइनेंस मिनिस्ट्री। ऑप्शन ही हो जाएगा वित्त मंत्रालय,
ठीक है, वर्तमान में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है। भारत में कुल बाघों की आबादी के 70% बाघ पाए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है भारत में कुल 70% बाघ अभ्यारण्य में निवासरत हैं। यानी कि भारत में बाघों की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में से 70% नेशनल पार्क और अभ्यारण्यों में सुरक्षित हैं। अब बताइए कौन सा कोड सही है इसमें, थोड़ा आपको टाइम देता हूँ मैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं इसमें। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। देखिए दुनिया में जितने भी अभी बाघ बचे हुए हैं ना, उन बाघों में से 70% बाघ केवल और केवल भारत में पाए जाते हैं। और इसके अलावा भारत में जो बाघों की संख्या है, जनसंख्या है, उसमें से 70% बाघों का कंजर्वेशन नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किया गया है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसमें। ओके और बाघों की संख्या के मामले में मैं पहले बता चुका आपको सबसे ज़्यादा बाघ है मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर में कर्नाटक है और तीसरे नंबर में हमारा उत्तराखंड है। ये 3 है टॉप 3 स्टेट इंडिया के। ठीक है, बाघों में, बाघों की संख्या के आधार पे। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्न में से किसका नियमित प्रकाशन है? तो देखिए वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, सिंपली ये पूछा जा रहा है। तो इसको जारी करने वाली जो संस्था है इसका नाम है अंकटाड। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, अंकटाड। ठीक है, तो इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। और अंकटाड की स्थापना कब हुई थी ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और इसके कार्य क्या हैं वो भी आप मुझे संक्षिप्त में कमेंट करेंगे वीडियो में। ठीक है, अंकटाड वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है, ऐसे बहुत से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन से रिपोर्ट निकालता है ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ऐसे वर्ल्ड बैंक की भी कुछ रिपोर्ट्स आती है, उन पर क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये टॉपिक देखने चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखिए गोकक जलप्रपात जो है ये घाट प्रभा नदी पर है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, घाट प्रभा। और ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने फिर बोला है किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नेक्स्ट सेशन में उसको सही कर देंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ये कहाँ पे स्थित है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देहरादून में सर्वेक्षण विभाग की बात हो रही है। अभी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अलग है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग अलग है, और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 1981 में इसकी स्थापना देहरादून में हुई, मुख्यालय देहरादून है। किताब ए नौरस का लेखक कौन है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए मिडिवियल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। किताब ए नौरस, तो इसको लिखने वाला जो राइटर है ये है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो नौरस नामक जो पुस्तक लिखी, किताब नौरस, ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने लिखी। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना। उपराष्ट्रपति बनने की अधिकतम उम्र सीमा क्या होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए उपराष्ट्रपति बनने की जो अधिकतम उम्र सीमा है वो होती है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो अपर एज लिमिट है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है, उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, राज्यपाल की। ठीक है, लेकिन न्यूनतम जो होती है मिनिमम एज क्राइटेरिया वो सभी का तय है। उपराष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 35 है, लेकिन अधिकतम का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। ऐसे ही प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, अधिकतम कोई आयु नहीं है, कितने वर्ष में भी बन सकता है। ऐसे उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सांसद बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और लोकसभा का सांसद और विधानसभा का सांसद बनने के लिए 25 वर्ष पूर्ण होने चाहिए। पंचायती चुनाव लड़ने के लिए, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम 21 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, सार्थक क्या है इनमें से? बताइए सार्थक क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चर्चा में था 2020-21 में सार्थक। सार्थक की बात करें दोस्तों, ये एक अपतटीय गश्ती जहाज है। ठीक है, यानी कि ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये अपतटीय गश्ती जहाज है। गश्ती जहाज का मतलब जो कि आपका क्या करेगा, निगरानी रखेगा। ठीक है, तटीय क्षेत्रों में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था ये सार्थक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? देखिए पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, द्वितीय किस पे थी, तृतीय किस पे थी, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तीनों पंचवर्षीय योजनाएं किसी न किसी मॉडल पर आधारित थी। वहीं बात करते केवल द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो ये थी हमारी
महालनोबिस मॉडल पर आधारित। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, महालनोबिस मॉडल पर। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का, भारत में उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? ठीक है, उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है यहाँ पे, उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी है तो इसमें किसके पास ये पावर है? तो ये पावर होती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत की संसद ये काम कर सकती है। ठीक है, अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वर्तमान समय में आप सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम कितने हो सकते हैं, अधिकतम बताइए, सीमा कितनी रखी गई है, अधिकतम सीमा ये मुझे बताइए कि इतने न्यायाधीश हो सकते हैं। और ऐसे उत्तराखंड के संबंध में भी बताइए आप, उत्तराखंड हाईकोर्ट में अधिकतम मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ यानी कि मुख्य न्यायाधीश सहित कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी? दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। थोड़ा काम आपको भी देता हूँ ताकि आप लोग भी थोड़ा काम करें। ठीक है, तो ये है दोस्तों उत्तराखंड सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 79। आशा करता हूँ आपने 20/20 इसमें स्कोर किया होगा। ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ को हमेशा कंटिन्यू ज्वाइन करते रहिए दोस्तों, और टेस्ट सीरीज़ लगातार चलते रहेंगी। ठीक है, और इनका आपको 100% बेनिफिट देखने को मिलेगा। आज थोड़ा तबीयत भारी हो गई है, ठीक है, बारिश में भीगने की वजह से, तो अच्छे से सेशन हो नहीं पा रहा, उतना अच्छा फ्लो है नहीं। आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करें, त्रुटि के लिए आपसे खेद है। बाकी इसी एनर्जेटिक वॉइस के साथ आपको मिलता हूँ कल के सेशन में। तब तक के लिए आप लोग जाने से पहले हमेशा की तरह हमारा जो मिशन है कम से कम 1 पेड़ लगाने का, उसको आगे बढ़ाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। अपने घर के आसपास और अपने खूबसूरत उत्तराखंड में, भारत में, विश्व में सब जगह स्वच्छता का पैगाम फैलाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी देखिए दोस्तों, हमेशा जीवन में अपने माता पिता, गुरुजनों और अपने से बड़ों का आदर करें और अपने से अनुज जो हैं उनको हमेशा जीवन में अच्छे पथ में चलने के लिए मोटिवेशन दें, गाइडेंस दें। जल्दी मिलेंगे आपको कल के सेशन में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि।